ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, कोयला खदानों की नीलामी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। अनिल जी, भारत सरकार ने जो नई कोयला खदानों की नीलामी शुरू की है, इससे जो हमारा लक्ष्य है जिसमें हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, कितना स्वाभाविक लगता है और कितना विश्वसनीय लगता है ये? मैं समझता हूँ ये जो हाल में कदम उठाए गए हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम कदम है। ये उस कड़ी में है जिसमें कि हमने एक तरह से जो कोल माइनिंग है उसको लिबरलाइज किया है और कई दशक तक हम एक तरह से प्रिजनर्स ऑफ आवर आइडियोलॉजी थे कि हमने सिर्फ कैप्टिव माइनिंग अपने यूज के लिए ही किसी को देनी है कोयले की खदानें। जब ये कोल माइन्स नेशनलाइज हुई थी कुछ सही वजूहात के कारण, उस वक्त पब्लिक सेक्टर इसमें बीच में आया था और करीब सारी पब्लिक सेक्टर में चली गई थी। कोल इंडिया, जैसे आप जानते हैं, बहुत बड़ी एक संस्था थी और पहले इससे हम जो लोग कोयले की अलग अलग कंपनियां थी, वो जहां जहां कोयला इस्तेमाल होता था उस जगह वो अपना कोयला सप्लाई करते थे। अब कुछ कोयला जाता है बिजली पैदा करने के लिए, कुछ फैक्ट्रीज में जाता है बॉयलर्स में, कुछ सीमेंट इंडस्ट्री में जाता है, स्टील इंडस्ट्री में जाता है। और जो स्टील इंडस्ट्री में जाता है जो कि कोल है, वो थोड़ा बेहतर किस्म का कोयला है जो कि हमारे पास नहीं है। मगर इस पूरे कार्यक्रम में जब हमने इसको नेशनलाइज कर दिया, हम उस आइडियोलॉजी के एक तरह से प्रिजनर्स बन गए और हम दाएं बाएं कोई छोटा सा कोई एक्सक्यूज देखते थे। शॉर्टफॉल बहुत हो रही थी, बिजली की खपत, जैसे कि देश में डेवलपमेंट बढ़ेगी, बिजली की खपत बढ़ेगी, घर घर में हम बिजली ले जाना चाह रहे थे और ले गए। तो वो बिजली जो हमारी ज्यादातर थी वो कोयले के माध्यम से ही पैदा हो रही थी। 2 के 3% न्यूक्लियर एनर्जी का था उसमें कंट्रीब्यूशन। आगे हाइड्रो जो था वो एक समय 50% होता था, वो गिर के 15-20% के करीब आ गया। और कुछ हमने गैस की भी इसमें बिजली प्रोड्यूस करनी शुरू करी, मगर गैस भी हमारे पास इतनी एडिक्वेट नहीं थी, तो वो बाहर से इंपोर्ट होने लगी और गैस की कीमतें काफी बढ़ गई, जिससे कि हम बिजली पैदा करने में वो कंपैरेटिव प्राइस नहीं रख पाए। फिर हमने सौर ऊर्जा की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ ध्यान देना शुरू किया और सही ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना आगे अगर हम क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्लीन एयर चाहते हैं, वो नहीं हो सकती जब तक कि हम उस तरफ जाएं ना। तो लाजमी बात है कि हमें जो कोयले से बिजली पैदा हो रही है, जो करीब 60-70% के बीच में टोटल बिजली का जो कंट्रीब्यूशन होता है, वही रहेगा मेन कंट्रीब्यूटर। उसमें कोयले की जो कीमतें हैं, हमने कोशिश करी कि हम इंडोनेशिया से कुछ कोयला ले लें, मगर वहां भी एकदम कीमतें बढ़नी शुरू हुई, जैसे कि डिमांड इंक्रीज हुई, जो कि किसी भी मार्केट में होता है। तो फिर अब ये लिबरलाइजेशन जो अपनी कोल पॉलिसी का है, रैशनलाइजेशन मैं कहूंगा एक तरह से, कि आप प्राइवेट सेक्टर को लाइए, एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, वो कोल माइन करेगी और कोयला जगह जगह जहां पहुंचाना है पहुंचाएगी। पब्लिक सेक्टर भी साथ काम करेगा, मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें फिलहाल कोल इंडिया का ही है। और साथ साथ इसके कोल वॉशरीज का भी अभियान था ताकि क्लीन कोल आप ले जाएं, ताकि आप जो ऐश है वो सारी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ना ले जाए। अब जो पॉलिसीज करेक्ट हो रही हैं वो सही दिशा में है। जितना हम इसको लिबरलाइज करेंगे, कमर्शियली इसको वायबल बनाएंगे कि उसमें लोग अट्रैक्ट हो सकें, अंदर बाहर जा सकें, जो अगर कामयाब नहीं हो रहा वो खदानें अपनी वापस कर दे, कोई और अगर उनको सही चला सकता है वो चलाए, वो ही मैं समझता हूँ एक समझदारी की बात है और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में क्या क्या सुधार किए गए हैं और उसमें भी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। जिस तरह से भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, तो इस नीलामी के बाद, लेकिन साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर यानी आयातक भी है। इस नीलामी से भारत का आयात कम होने में कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? ये स्टेप्स जो हैं ये राइट डायरेक्शन में हैं, मगर अंडरग्राउंड जैसे माइनिंग, जो कि अब मोस्टली जो कोई माइंस हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, वो ओपन कास्ट के बजाय अंडरग्राउंड कोल माइनिंग है। उसमें वहां ज्यादा हमारा कोल डिपॉजिट भी वहीं पड़ा हुआ है और वो बेहतर किस्म का कोयला भी नीचे से निकलता है ज्यादा जाके।
मगर उसकी कीमत ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे जाना आसान बात नहीं है। नीचे आपने खदान करनी है, नीचे से आपने वहीं सुरंगें बनानी है, वहीं से आपको फिर कोयला वापस ऊपर लाना है। इसकी कीमत तो ज्यादा होगी। देखना है कि अगर ये माइंस जो हैं ये कितनी वायबल हो सकती हैं, ये फ्यूचर ही बताएगा। मगर मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर हम अंडरग्राउंड जाएंगे, वो कोयला पड़ा हुआ है वहां, मगर उसकी कीमत ज्यादा होगी। माना यह जाए कि जो नई कोयला खदानों की जो नीलामी हो रही है, इस नीलामी में हमें नई तकनीक और जो संसाधन है वो बेहतर अगर हम लगाएंगे तो हमारा उत्पादन या हमको बेहतर कोयला मिलने की भी ज्यादा उम्मीदें जगाती है। कितने सहमत है इस बात से? और सरकार ने जो इस नीलामी प्रक्रिया के बाद जो 1.5 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये कितना वायबल या व्यवहारिक नजर आता है? सरकार का लक्ष्य तो ठीक है, क्योंकि हर तरफ से कोयला इंपोर्ट जो कर रहे हैं और इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं पीछे कोविड के दौरान और ये रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान काफी बढ़ गई। इसमें हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इसकी कीमतें तो बढ़ेंगी। इसको कहते हैं नॉर्थवर्ड्स प्राइस स्पाइरल जाएगा। उसका ये है कि हम बिजली के यूज में एफिशिएंसी जितनी हम ला सकें, एनर्जी एफिशिएंसी जिसका कि एक बड़ा स्ट्रांग मंड था, उसकी तरफ हम बहुत ध्यान दें। खास तौर पे जो हमारी कंट्री है, जैसे कि हमारी ज्यादा इनकम नहीं है, लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स के ऊपर मैक्सिमम मार पड़ती है। तो उसका आंसर ये है कि आप एफिशिएंटली प्रोड्यूस करिए और एफिशिएंटली कंज्यूम कीजिए, और जितनी जल्दी हम रिन्यूएबल्स की तरफ जा सकें हम उधर जाएं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल प्लेजेस भी कई हुई हैं। नेट जीरो की तरफ हमने पहुंचना है 2070 के करीब तक। कुछ कंट्रीज तो 2050 का कह रही हैं, मगर ये एम्बिशियस टारगेट्स थे और ये ना मीट कर पाए। मगर एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे प्लेनेट के लिए हमारी पीकिंग होएगी कोल की अगले 10-1 साल तक, और उसके बाद हमें अटेम्प्ट ये करना चाहिए कि हमारा जो कोल का यूज है वो नीचे नीचे आता जाए, और जैसे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के ऊपर काम हो रहा है, नए फ्यूल्स पे काम करें साथ साथ। मगर कोयला हमारा अभी मेन स्टे है और कुछ साल रहेगा, और इसको हमें जितना हम मोस्ट एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं वो करें, माइन करें, और इसके जो अलग यूसेस हैं उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इससे गैस पैदा हो सकती है। कुछ और प्रोडक्ट्स जो गैसिफिकेशन के अलावा केमिकल्स निकल सकते हैं, उस तरफ हम ध्यान दें, ताकि कोल जो रिसोर्स है सिर्फ जलाने के लिए नहीं है, ये इससे और कमोडिटीज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं जिन्हें कार्बन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आने वाले दशकों में इसका सही और लाभदायक उपयोग करके इसको इंटेलिजेंटली यूज करें। ये उत्पादन बढ़ने के बाद क्या कोयले की कमी या भारत के आयात बिल में कितनी कमी की उम्मीद देखते हैं आप? आयात बिल जो है वो 2 चीज पे डिपेंडेंट है। एक तो आप कितनी मात्रा में या क्वांटिटी में कर रहे हो, दूसरी जो इंटरनेशनल कीमतें हैं वो कितनी चढ़ती हैं, और अगर डॉलर रिलेटेड प्राइसेस है तो रुपी डॉलर का जो पैरिटी है उसकी क्या पोजीशन है। तो ये 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और मैं समझता हूं इसको मिनिमाइज करने की तरफ जितने हम एफर्ट्स करें उतना ही कम है। हमें और से और करना चाहिए, और जो लिबरलाइजेशन ये पॉलिसी है कि एक के पास अगर वो नहीं कुछ कर पा रहा है उसको वापस डाले, कोई और उस पर काम करे। फ्यूचर में मगर मैं समझता हूं कि ये होगा कि कोल के जो और बेनिफिशिएटेड यूसेस हैं उनकी तरफ हम जाएं, सिर्फ उसको जलाने के लिए, हीट पैदा करने के लिए उस तरफ ना जाएं, और जितना हम इंडिजिनस प्रोड्यूस कर सकें, जैसे 1000 मिलियन टन के करीब टारगेट है, जल्द से जल्द हम वहां पहुंचे। जी अनिल जी, धन्यवाद कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, कोयला खदानों की नीलामी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व ऊर्जा सचिव अनिल राजदान और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nisa.in।